जय हिंद। सपोर्ट मटेरियल का हम प्रैक्टिस पेपर आपको सॉल्व करवा रहे हैं, जो प्रैक्टिस पेपर नंबर लास्ट का 3 जो पेपर है, और 20 क्वेश्चंस इसके हम पहली वीडियो में डाल चुके हैं, और नीचे वाले जो क्वेश्चन है लास्ट जो लेंदी क्वेश्चन है, बड़े क्वेश्चन है, उनको अब हम सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 21 से स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन है कि सिद्ध कीजिए कि 2 जमा वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। दिया गया है कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। क्योंकि क्वेश्चन 2 नंबर का है, इसलिए ये क्वेश्चन आसान भी होगा। और आपको कैसे सॉल्व करना है, देखिए क्वेश्चन नंबर 21। सबसे पहले तो आप लिखेंगे कि माना 2 जमा वर्गमूल 3 एक परिमेय संख्या है। आपको दिया है कि अपरिमेय है, मगर आप इसको मानकर चलेंगे परिमेय संख्या है जो दिए गए के विपरीत है। अब आप यहां पर करेंगे, इसलिए जब आपने इसे परिमेय मान लिया तो मैं इसको P बटे Q के रूप में लिख सकता हूं। तो मैं लिखूंगा कि 2 जमा वर्गमूल 3 बराबर है P बटे Q। ठीक है, P बटे Q आ गया। अब यहां पर आप यहां लिखेंगे कि यहां P और Q सह अभाज्य को प्राइम संख्या है, सह अभाज्य पूर्णांक है तथा Q बराबर 0 नहीं है, हर कभी भी 0 नहीं होता है। उसके बाद इस 2 को आपको उस तरफ लेकर जाना है, आपका सवाल यही खत्म हो जाएगा। मूल 3 बराबर में आ गया P बटे Q और माइनस का 2। इसके आगे आप इसे सॉल्व नहीं करेंगे, बस यहीं पर ये क्वेश्चन आपका खत्म हो जाएगा। आप क्या कहेंगे कि वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है तथा P बटा Q माइनस 2 एक परिमेय संख्या है। ठीक है, इस तरह से लिख दिया आपने। अब आप यहां लिख सकते हैं इसलिए वर्गमूल 3 बराबर नहीं होगा P बटे Q माइनस 2 के। दोनों आपस में बराबर नहीं होंगे, तो आप बोलेंगे हमारी, इसलिए हमारी कल्पना गलत है और 2 जमा वर्गमूल 3 एक अपरिमेय संख्या है। हो गया आपका क्वेश्चन। इसके अथवा में एक क्वेश्चन और दे रखा है, मैं और करके लिख रहा हूं, और 21 का और अथवा क्वेश्चन दे रखा है। कह रहा है 2 संख्याएं हैं 2:3 के अनुपात में हैं और उनका एलसीएम 180 है, तो इनका एचसीएफ क्या होगा। अब आपको संख्या पूरी पूरी दे ही नहीं रखी, उनका अनुपात दे रखा है आपको, तो आप इसे कैसे सॉल्व करेंगे। तो देखिए माना संख्या क्या है, आपको 2:3 दे रखा है, तो 2x और 3x आप x से मल्टीप्लाई कर कर संख्या पूरी पूरी बना दी। अब एलसीएम आपको कितना दे रखा है 180, एचसीएफ आपको निकालना है। तो आपको पता होना चाहिए कि a इंटू बी यानी दोनों संख्याओं का गुणनफल मल्टीप्लाई करने पर आपके पास में एचसीएफ इंटू एलसीएम आता है। एचसीएफ और एलसीएम को मल्टीप्लाई कर दीजिए, दोनों संख्याओं को गुना कर दीजिए। 2 संख्याओं में एलसीएम एचसीएफ का ये फॉर्मूला फिट होता है, 2 संख्याओं में ये फिट होगा। 3 संख्याएं, अगर 3 का एलसीएम एचसीएफ निकालना है तो ये फॉर्मूला नहीं लगेगा। दोनों संख्याएं क्या है, एक है 2x, एक है 3x, और बराबर में क्या है एचसीएफ तो निकालना है। और एलसीएम आपको दे रखा है 180 इंटू 180। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 2 3 6 एक्स स्क्वायर बराबर है एचसीएफ इंटू 180। ठीक है, अब देखिए 6 एक्स स्क्वायर और बराबर एचसीएफ, और 180 इधर जाकर क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। देखिए 6 कम 6 6 18 0, आपके पास आ गया एक्स स्क्वायर अपॉन में 30 और इक्वल्स टू में क्या आ रहा है एचसीएफ। हमने जो संख्या से मल्टीप्लाई किया है x से मल्टीप्लाई किया है हमने। अगर मुझे सवाल दे दिया जाए, मैं आपको समझाने के लिए समझा रहा हूं कि 2x और 3x, मैंने बोला एचसीएफ बताओ इनका क्या है, तो आपके पास में जो दोनों में कॉमन फैक्टर होता है वही उसका एचसीएफ होता है। तो आपके पास में एचसीएफ क्या होगा, x होगा ना ओनली, इसका एचसीएफ क्या होगा, x होगा। भाई इन दोनों का यदि मुझे एचसीएफ निकालना हो तो x ही तो एचसीएफ होगा। दोनों के अंदर जो कॉमन मल्टीपल है
वही तो HCF। मैं बोलूं 5 और 10 में HCF क्या है? 5 है, ठीक है। 4 और 6 का HCF क्या है? तो 2 है, 2 है जो दोनों के टेबल में आ रहा है। उसी तरीके से दोनों के टेबल में केवल x आ रहा है, तो x हमारा HCF हो गया। हुआ कि नहीं हुआ? अब यहां पर मैंने लिख दिया कि x² इक्वल्स टू HCF की जगह मैं x लिख सकता हूं क्योंकि मेरा x आ रहा है, और इनटू में क्या लिखा है? 30 लिखा है। अब x को इधर ले आते हैं, तो मेरे पास यहीं पर सवाल सॉल्व हो गया कि x² अपॉन x इक्वल्स टू 30, स्क्वायर से x कट गया, x का मान कितना आ गया मेरे पास में? 30, और यही x मेरा क्या है? यही मेरा HCF है। समझ गए? इस तरह से आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो निकालना होता तो क्या होता है ये बताओ मुझे। एलसीएम का तो लफड़ा है। अगर मुझे एलसीएम निकालने के लिए बोला होता तो मैं क्या करता? एलसीएम होगा, दोनों में से x को मैं कॉमन ले लूंगा, ठीक है, और 2 तिया 6, 6x मेरा एलसीएम होगा इसका। आप कर देख लो 6x एलसीएम है कि नहीं है। x का मान कितना निकाला है आपने? और देखिए 6 को 30 से गुना करो, 180 हुआ कि नहीं हुआ? आ गया आपके पास में एलसीएम आ गया। किस तरह से आपने? देखिए दोनों में जो कॉमन है, अरे भाई आप इस तरह से बचपन में 2x और 3x का जब आप एलसीएम निकालोगे तो एलसीएम क्या निकलेगा इसका? x से 2 का 2, 3 का 3, x से कॉमन आ गया ना, x कट गया, और अगली बार में 2 से कर लेंगे, अगली बार में 3 से कर लेंगे। तो आपके पास में 2 तिया 6 और x से गुना कर दोगे, 6x नहीं आएगा क्या एलसीएम? इस तरह से क्वेश्चन होगा। समझ में आई नहीं आई? बेसिक चीजें भी समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छे से। हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 22, ABCD एक समांतर चतुर्भुज है। बिंदु P AB को 2:3 में विभाजित करता है और बिंदु Q DC को 4:1 में अनुपात में विभाजित करता है। सिद्ध कीजिए कि OC बराबर 1/2 OA है। ये आपका छठे चैप्टर से क्वेश्चन है। सिमिलैरिटी यहां पर आपको सिद्ध करनी है। देखिए किस तरह से आप सिद्ध करेंगे। 22वां नंबर क्वेश्चन, मैं फिगर बना रहा हूं। क्वेश्चन में कह रहा है कि जो P है वो AB को 2:3 में विभाजित करता है, ये रहेगा 2 और अनुपात ये रहेगा 3। और इसी तरीके से बोल रहा है Q DC को 4:1 में विभाजित करता है, ये रहेगा 4, अनुपात ये रहेगा 1। ठीक है, अब देखिए यहां पर देखिए ट्रायंगल AOP और ट्रायंगल QOC, मैंने इन दोनों ट्रायंगल्स को ले लिया। अब मैं यहां पर लिख रहा हूं कि एंगल AOP इक्वल्स टू एंगल QOC। देखिए भाई ये एंगल और ये एंगल दोनों आपस में बराबर है। क्यों बराबर है? वर्टिकली अपोजिट एंगल, शीर्षाभिमुख कोण से बराबर है। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? इतना बात समझ में आ गई ना ये वाली। नेक्स्ट क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं ये वाला एंगल और ये वाला, भाई दोनों लाइनें क्या हैं? आपस में पैरेलल है ना, समांतर चतुर्भुज की वो है। तो ये वाला एंगल और ये वाला एंगल हमारा क्या हो जाएगा? बराबर। तो मैं यहां लिख रहा हूं एंगल QCO इक्वल्स टू एंगल PAO। ये भी हमारा बराबर हो गया। और यही चीज यहां से इस एंगल को इस एंगल से मैं बराबर कर दूंगा। ये भी तो इसी तरीके से आ रहा है, जेड बन रहा है हमारा। तो मैं लिख दूंगा एंगल APO इक्वल्स टू एंगल CQO। बहुत ही इजी और थोड़े से घुमाने वाले क्वेश्चन है ये, और सारे ही जो सेट 3 के अंदर है, बहुत मजेदार है। तो समझिए और 11 तारीख को गर्दा उड़ा दीजिए, बस यही कहना चाहूंगा मैं आपसे। समझ में आया? अब देख लो यहाँ पे AAA से तीनों एंगल्स बराबर हो गए ट्रायंगल्स के, तो मैं बोल सकता हूं कि ट्रायंगल AOP सिमिलर है, यानी कि समरूप है ट्रायंगल COQ के। भाई ये वाला और ये वाला एंगल दोनों ट्रायंगल्स सिमिलर हो गए। देखिए बेटा ये इसके अनुपात में डबल है, ये वाला 1 है तो ये वाला 2 है, तो सब कुछ क्या होगा? डबल होगा। सब कुछ मेरा डबल होगा, सिंपल सी बात है। अगर ये x हुआ तो ये क्या होगा? 2x होगा। होगा कि नहीं होगा? अगर ये y हुआ तो ये क्या होगा? 2y होगा कि नहीं होगा? डबल जा रहा है ना, समान अनुपात में भुजाएं बराबर होती हैं। अब मुझे यहां पर यही वाली बात तो ये बोल रहा है, कह रहा है OC। आप बोलेंगे इसलिए OC इक्वल्स टू होगा हाफ OA। OC ढूंढ लो कहां है? OC, ये वाली भुजा, और इससे ये वाली डबल होगी कि नहीं होगी? तो मैंने क्या बोला है? हाफ OA। अगर मेरे को दोनों को बराबर करना है तो मैं इसको हाफ कर दूंगा, आधा कर दूंगा। अगर ये 5 है तो ये 10 होगी, तो मुझे इसे 2 से भाग करना पड़ेगा, तभी तो मेरे पास 5 आएगी। बिल्कुल प्रूफ हो गया। सिमिलैरिटी सिद्ध करनी। समझ गए कि नहीं समझ गए? समझ में आया क्वेश्चन?
हाँ, तो इस तरीके से क्वेश्चन आएंगे आपके एग्जाम में, और बिल्कुल भी आपको इसको भारी में नहीं लेना है, हल्के में ही लेना है। ठीक है, इसको नोट करिए, बाकी के क्वेश्चंस करते हैं। नंबर 23 क्या कह रहा है? कह रहा है साइन अल्फा इक्वल्स टू 1/√2 है, और कॉट बीटा √3 है। अब कई बार बच्चा एक अल्फा या बीटा देखकर ही वैल्यूज के सोचकर और अपने टेबल को दिमाग में फिट कर लेता है, वही दिक्कत हो जाती है। देखिए, जब हम साइन अल्फा 1/2 का वैल्यू 45 पर होता है, तो यहां पर जो अल्फा है वो आपके पास में 45 डिग्री है, और कॉट बीटा यानी कि कॉट कितने का मान √3 होता है, तो कॉट 30 का मान √3 होता है, तो यहां पर जो बीटा है वो आपके पास में 30 है। अब आपका सवाल है कि कोसैक अल्फा प्लस कोसैक बीटा का मान ज्ञात करना है। अल्फा की जगह 45 और बीटा की जगह 30 लिख देंगे, तो आपके पास आ गया कोसैक 45 प्लस कोसैक 45 होता है √2 और कोसैक 30 होता है 2, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। अब इसके और में 23 को नंबर क्वेश्चन आपको दे रखा है। ठीक है, अब यहां देखिए आपको दे रखा है 2 sec स्क्वायर थीटा प्लस 3 कोसैक स्क्वायर थीटा माइनस 2 साइन थीटा कॉस थीटा का मान ज्ञात कीजिए, और यहां थीटा आपको कितना दे रखा है? 45 डिग्री दे रखा है। तो बस आपको मान sec स्क्वायर 45 प्लस 3 कोसैक स्क्वायर 45 माइनस 2 साइन 45 कॉस 45। 2 sec 45 का वैल्यू होता है √2, इसका स्क्वायर कर देंगे आप, प्लस 3 कोसैक स्क्वायर 45 होता है 3, कोसैक स्क्वायर 45 क्या होता है? √2, तो इसका भी आप √2 का स्क्वायर कर देंगे, माइनस 2 साइन 45 होता है 1/√2 और इंटू कोसैक भी होता है 1/√2। अब आप इसे 2 इंटू अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 2 बचेगा, प्लस अंडर रूट से स्क्वायर कट जाएगा, 3 इंटू 2 ये भी बचेगा आपके पास, माइनस 2 इंटू रूट से रूट डिवाइड होगा तो 1/2 बच जाएगा आपके पास में। 2 से 2 कट हो गया, 1 बच गया आपके पास, 2 दूनी 4 प्लस 3 दूनी 6 माइनस 1, 6 और 4 10 में से 1 गया 9, आपका आंसर होगा 9। तो दोनों में से टेबल से रिलेटेड क्वेश्चन थे। तो आप नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अब हम कह रहे हैं किसी कार के 2 वाइपर हैं, परस्पर कभी आच्छादित नहीं होते। आच्छादित मतलब एक दूसरे के ऊपर वो नहीं आते। प्रत्येक वाइपर की पत्ती की लंबाई 21 सेंटीमीटर है, जो 120 डिग्री के कोण तक घूम कर सफाई कर सकता है। एक वाइपर, दोनों पत्तियों की प्रत्येक बुहार के साथ जितना क्षेत्रफल साफ हो जाता है वह ज्ञात कीजिए। आपको देखिए क्वेश्चन नंबर 24 कह रहा है 2 वाइपर है, ये 2 वाइपर है, मैं छोटे बना रहा हूं आपको। अगर डी है आपके पास तो ये 120 डिग्री पर ही आप इसे बनाएं, ताकि टीचर को थोड़ा लगे कि आपका जो माइंडसेट है वो बिल्कुल क्लियर है। आगे देखिए, इसकी लंबाई भी आपके पास में 21 सेंटीमीटर है, ये भी 21 सेंटीमीटर है। आगे आपको थीटा दे रखा है। अब देखिए यहां पर ये एक सर्कल का पार्ट है, एक त्रिज्य खंड है जिसे हम सेक्टर बोलते हैं। आपको 2 सेक्टर्स के क्षेत्रफल निकालने हैं, यहां पर आपका क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप देखिए क्या बोलेंगे कि त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ सेक्टर, थीटा बाय 360 पाई आर स्क्वायर। पाई की जगह आप 120 लिखेंगे अपॉन 360 और इंटू पाई की जगह आप 22/7 और इंटू आर आपको कितना दे रखा है 21 इंटू 21। और एक चीज मैं बताऊं आपको, क्योंकि हमारे पास में 2 वाइपर्स हैं इसीलिए मैंने इसे 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि मेरा दोनों का इकट्ठा बार बार थोड़ी ना निकालेंगे, एक बार निकाल लेते हैं। 0 से 0 कट गया, 12 एकम 12, 12 तिया 36, 7 एकम 7, 7 तिया 21, 3 एकम 3, 3 एकम 3 खत्म, 2 ब्रैकेट, यहां कुछ नहीं बचा आपके पास, 22 और 21 आपके पास बचा है, 22 इंटू 21। आप इसे सॉल्व करेंगे 2 इंटू
21 दूनी 42 का 2 हासिल 4, 21 दूनी 42, 42 और 4 46। अब आप 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 दूनी 4, 2 6 12 का 2 हासिल 1, 2 चौक 8 और 1 9, 924 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका आंसर रहेगा जो है क्वेश्चन नंबर 24 का। क्वेश्चन नंबर 25 है कि वृत्त के केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर बिंदु ए से स्पर्श रेखा की लंबाई 4 सेंटीमीटर है, वृत्त की त्रिज्या ज्ञात कीजिए। इस क्वेश्चन को बहुत आसानी से हम कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखिए किस तरह से होगा ये क्वेश्चन। एक सर्कल आपको दे रखा है और वहां पर आपको एक स्पर्श रेखा दे रखी है इस तरह से। देखिए आपको त्रिज्या निकालनी है, बोल रहा है केंद्र से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर ए बिंदु स्थित है, ये 5 सेंटीमीटर की दूरी पर है। और सेकंड आपको बोल रहा है कि जो स्पर्श रेखा की लंबाई है, ये बिंदु ए है, यहां पर मैं इसको ओ मान लेता हूं, इसको मैं बी मान लेता हूं कि स्पर्श रेखा ए बी हो गई। ये 4 सेंटीमीटर आपको दे रखा है, यहां पर ये 90 डिग्री का एंगल बनेगा। तो आप पाइथागोरस से बना सकते हैं कि त्रिभुज ए बी ओ एक समकोण है, इसलिए पाइथागोरस प्रमेय से आप लिखेंगे ओ ए स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस ए बी स्क्वायर। ओ ए का मान आपको दे रखा है 5 का स्क्वायर इक्वल्स टू ओ बी का मान आपके पास में आपको निकालना है और प्लस ए बी आपको 4 दे रखा है, 4 का स्क्वायर 25 25 इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर प्लस 4 चौक 16। अब आपके पास में ये आगे क्वेश्चन हो गया 25 माइनस 16 इक्वल्स टू ओ बी स्क्वायर। इसको माइनस करेंगे 9 आएगा जो ओ बी स्क्वायर के बराबर है। तो ओ बी इक्वल्स टू हो जाएगा रूट में 9, ओ बी इक्वल्स टू 3 इंटू 3, आप इसे फैक्टर कर देंगे और आपके पास में 1 आ जाएगा। तो ओ बी का वैल्यू आ गया आपके पास में 3 सेंटीमीटर। ये आपका आंसर रहेगा। तो इस तरह से आपका सेक्शन बी कंप्लीट हुआ। नेक्स्ट वीडियो में सेक्शन सी आपको मिलेगा। थैंक यू सो मच, लिंक डिस्क्रिप्शन में आप देख लीजिए। थैंक यू सो मच, जय हिंद।